हेलो एवरीवन। तो ये ड्रामा स्टार्ट होता है हमारे हीरो चैन जी के साथ, जो इस टाइम पर एक साइकेट्रिस्ट के पास बैठा हुआ था और अपना सेशन ले रहा था। इस सेशन में उसे अपनी ज़िंदगी की बहुत सी बुरी और पुरानी यादें आती हैं और हमें पता चलता है कि उसने एक बहुत ही हार्ड लाइफ गुजारी है। वो एक एमएमए फाइटर भी रहा है और इसके साथ ही उसके डैड भी एब्यूसिव थे। और यहाँ पर जब वो अपनी लाइफ की अच्छी यादों को याद करता है तो उसे एक लड़की नजर आती है और फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और पता चलता है कि वो लड़की भी आज एयरपोर्ट पर पहुंची हुई है और चैन जी के शहर टैंग सिटी में ही अपनी एंट्री कर रही है। और यही लड़की हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है। उसका नाम है मियाओ जेंग। टैंग सिटी एक छोटा सा शहर है और जब मियाओ जंग यहाँ पहुँचती है तो वो बस स्टैंड पर ही किसी को पहचान लेती है, जो कि उसका एक ओल्ड क्लासमेट था और आजकल ड्राइवर था। वो मियाओ जंग को देखकर कहने लगता है कि तुम तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे मॉडल बनकर लौटी हो, हाई स्कूल से बहुत बदल चुकी हो। क्या होटल में स्टे करना चाहोगी या अपने घर जाओगी? वो कहती है मैं अपने घर ही जाऊंगी। दूसरी तरफ चैन ये अब अपने काम पर वापस लौट चुका था। वो एक बिलियर्ड हाउस चलाता था। वहाँ पर बहुत से लोग बिलियर्ड और स्नोकर खेलने के लिए आते थे। उसे पता चलता है कि नीचे कुछ गुंडे आए हुए हैं जो उसे मिलना चाह रहे हैं। एक्चुअली वो किसी ओपोनेंट गैंगस्टर के लिए काम करते थे और उसे नीचे बुलाने के लिए वो जानबूझकर एक हाई स्कूलर को वहाँ बुली कर रहे थे। वो नीचे आता है और उसे देखकर वो कहने लगते हमें पता था यही तुम्हारी दुखती रग है, तुम हाई स्कूल गर्ल्स के साथ बुरा होते बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। वो पहले उन्हें वहां से जाने को बोलता है और ऊपर जा रहा था, लेकिन इतने में वो उसके पास्ट से रिलेटेड एक हाई स्कूल गर्ल की बात करते हैं और ये सुनते ही चैन जी को गुस्सा आ जाता है। वो वहां के दरवाजे लॉक करा देता है और बस उसके बाद वो उनकी शामत लाता उससे पहले ही एक गुंडा अपनी जेब से एक नाइफ निकालकर उसके सामने आता है, पर उसके जवाब में चैन ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता। वो ये चाकू अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसकी आंखों में इतनी वहशत थी कि जैसे उसे इन छोटी छोटी चीज़ों से कभी डर नहीं लगता। उसने बहुत कुछ झेला हुआ है और इसके साथ ही वो गुंडा इतना डर जाता है कि उससे माफ़ी मांगता है और कहता है मैं अपने बॉस को बता दूंगा, आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। उधर मियाओ जिंग एक पुरानी सी बिल्डिंग में पहुँचती है। यहाँ एक फ्लैट था जो कि चैन जी का ही था। वो इसी फ्लैट में अंदर एंटर हो जाती है। उसके पास अभी तक कीज भी थी। अंदर जाकर वो डिफरेंट सामान को चेक करने लगती है। यहाँ वो देखती है तो चैन ये के कमरे में एक लड़की का सामान पड़ा हुआ था। वो आती है, वो सारा सामान पैक कर देती है और इसके साथ ही चैन जी की एक फेवरेट मूर्ति बाहर निकालती है जो कि पैक पड़ी थी और उसे सजा देती है। थोड़ी ही देर बाद चैन जी भी अपने घर वापस आ गया था। वो जैसे ही घर का दरवाजा खुला देखता है तो उसे लगता है कि यहाँ तुली आई थी। वो कहता है तुली, मैंने बोला था ना मेरे किचन में ना घुसना। लेकिन वो इतने में मूर्ति देखता है और साथ ही साथ उसे एक जानी पहचानी आवाज आती है। वो वहां पर मौजूद मियाओ जिंग को देखते ही शॉक्ड रह जाता है। वो उसके लिए सूप बनाकर बैठी हुई थी। एक दफा तो वो खामोश रहता है, फिर कहता है याद नहीं मैंने तुम्हें क्या बोला था। उसने पास्ट में उसे यही कहा था कि जिंदगी भर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, लेकिन वो कहती है क्यों ना दिखाती, क्यों ना यहाँ आती, ये मेरा भी तो घर है, मैंने भी यहाँ पर 10 साल बिताए हैं। और बस इसी के साथ ही हम एक फ्लैशबैक में ले जाते हैं। ये वो टाइम था जब ये दोनों ही छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। इन दोनों का ही बचपन बहुत हार्ड गुजरा था। चैन ही बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड के पास खड़ा होता था। उसके कुछ फ्रेंड्स होते थे जो छोटी मोटी चोरी किया करते थे, लेकिन चैन ही बस उनको कंपनी ही देता था। वो हमेशा किसी न किसी बहाने से उन्हें चोरी करने से रोकने की कोशिश करता रहता था। और आज तो वो कुछ एक्स्ट्रा ही सैड दिखाई दे रहा था। वो कह रहा था कि आज मेरे घर में नई मम्मी आ रही हैं, मेरे डैड को एक ऑनलाइन गर्लफ्रेंड मिली है, वो अपनी बेटी के साथ अब से हमारे घर में ही रहेगी। और उसी समय हमें दिखाते हैं कि मियाओ जिंग छोटी सी थी और अपनी मम्मी के साथ इस शहर की तरफ आ रही थी। मियाओ जिंग बेचारी के पास टिकट भी नहीं था। उसकी मम्मी उसका ख्याल नहीं रखती थी ज़्यादा। वो बेचारी सामान के नीचे छुपने की भी कोशिश करती है और फिर उसके बाद सारी बस के सामने उन माँ बेटी का काफ़ी तमाशा भी बनता है, लेकिन उसकी मम्मा को लगता है इन बातों की कोई फिक्र नहीं थी। उसकी मम्मा वॉशरूम गई थी और वो कुछ सामान लेकर स्टेशन पर खड़ी हुई होती है कि यहीं पर ही एक बच्चा उसे बेवकूफ़ बनाकर उसका सामान चोरी करने के लिए आता है। पर चंद ही पहुंच जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। वो उसे कहता है ये सामान हैवी लग रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और ऐसे ही क्या तुम किसी को भी अपना सामान दे दोगी? वो बोलती है नहीं, तुम मुझे शरीफ आदमी लग रहे हो, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी शराफत पानी लेने चली जाती है जब वो देखता है कि मियाओ जिंग की मम्मी कौन है।
वो दूर से आते हुए उन्हें पहचान लेता है। उसने अपने डैड के कंप्यूटर में इनकी फोटो देखी थी। वो पहचान जाता है कि यही मेरी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर बनने के लिए आई है। तो बस वो मियाओ जिंग का सामान लेकर वहां से भाग गया था। अब वो दोनों माँ बेटी किसी तरह से उनके अपार्टमेंट तक पहुंचती हैं। यहाँ पर मिस्टर चन उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और मियाओ जिंग को वो कमरा दिखाते हैं जो उसने और चैन जी ने शेयर करना है। वो कहते हैं यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा कॉट डालेंगे और तुम आराम से रहना। और इसके साथ ही अपनी नई गर्लफ्रेंड को वेलकम करने के लिए उन्होंने बहुत सारे खाने भी प्रिपेयर किए हुए थे। मियाओ जिंग को उसकी मम्मी ने यही ट्रेन किया था कि इस घर में अच्छे से रहना, हमें यहाँ पर ठहरने की जगह मिलेगी, काम करने को मिलेगा और हम सेटल हो जाएंगे। वो बस बेचारी अपनी मम्मी की हर बात सुनती थी, कम उम्र जो थी। इतने में वहां पर चैन जी आता है, जिसे पता था कि जो गिफ्ट मेरे डैड के लिए लेकर आई है वो तो मैं चुरा कर ले गया हूँ। अब वो हंस रहा था कि इसका मजाक उड़ेगा, लेकिन यहाँ गिफ्ट के नाम पर मियाओ जिंग अपने बैग से एक पेंटिंग निकालती है जो कि एक हैप्पी फैमिली की पेंटिंग थी। और ये देखते ही डैड बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये पेंटिंग तो मैं डिस्प्ले पर लगाऊंगा अपने घर में। अब रात को जब मियाओ जिंग और चैन जी कमरे में आते हैं तो चैन जी उसे काफी डराता है, कहता है ये लाइन क्रॉस ना करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर उसके बाद रात को भी उसे बुली करता है। एक छोटा सा फैन था कमरे में, वो सिर्फ उसे अपनी साइड पर कर देता है और मियाओ जिंग बेचारी पसीना पसीना हो जाती है, पर वो उसे एक शब्द भी नहीं बोलती, चुपचाप थोड़ी सी खिड़की खोलकर हवा लेने लगती है। पर झूठ ज्यादा दिन छुपता नहीं है ना। डैड को नेक्स्ट ही डे पता चल जाता है कि चैन जी ने क्या चोरी की थी मियाओ जिंग के पास से। अब वो उसे सजा दे रहे थे और कहते हैं कि 1 घंटा तुम इसी पोजीशन में खड़े रहोगे। मियाओ जिंग और उसकी मम्मी उसे सजा से बचाने की कोशिश कर रही थी। ये सब उन्होंने खुद डैड को नहीं बताया था, बल्कि शॉप वाले अंकल ने बता दिया था। और यहीं पर ही वो सजा के तौर पर कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी की फेवरेट मूर्ति अब मैं बैक रूम में ले जाऊंगा। और बस चैन जी अपनी मम्मी को लेकर बहुत पॉजेसिव था और इन सारे लोगों के बीच यहाँ खींचातानी स्टार्ट हो जाती है डैड को रोकने के लिए, और इसी बीच वो मूर्ति गिर गई थी। उस मूर्ति से चैन जी को बहुत लगाव था और उसे फिक्स करने के लिए मियाओ जिंग रिवर साइड पर क्ले तलाश कर रही थी कि यहीं पर ही चैन जी उसे देख लेता है, कहता है मेरी मूर्ति के साथ क्या कर रही हो, और उससे वो छीन लेता है, उसे पीछे धक्का देता है। वो पानी में गिर गई थी, उसे तैरना नहीं आता था, वो मदद के लिए चिल्लाए जा रही थी और चैन जी था कि आगे बढ़ता चला गया था। थोड़ी देर बाद मियाओ जिंग को होश आता है तो वो अपने घर में थी, अपनी मम्मी के पास। वो कहती है चैन जी को मैंने बहुत आवाजें दी लेकिन उसने मुड़कर भी नहीं देखा, वो चाहता तो मुझे बचा सकता था, आज मैं मरते मरते बची हूँ। मम्मी कहती है पता नहीं किसी भले इंसान ने तुम्हें देखा था और तुम्हें बचा लिया था, तुम बस थोड़ा सा और बर्दाश्त करो, यहाँ पर मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और फिर ये तुम्हें बिल्कुल बुली नहीं करेगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन बाहर खड़ा चैन जी ये सारा कुछ सुन रहा था और इसके साथ ही फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि डूबते हुए चैन जी ने ही जाकर बहुत मुश्किलों से बचाया था, और जैसे ही उसे होश आया था वो वहां से चला गया था। अब बस वो इस मूर्ति को संभाल कर पैक करके रख लेता है क्योंकि इसकी वजह से मियाओ जिंग की लाइफ खतरे में पड़ी थी, उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब जब वो कमरे में आती है तो वो उससे कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड तुम्हारी मम्मी से शादी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, और तुम यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, दुश्मन। वो भी उससे कहती है कि तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, मैं यहीं पर ही रहूंगी, कहीं नहीं जाने वाली। और बस इसी के साथ ही काफी साल बीत जाते हैं। वो दोनों स्कूल भी जा रहे थे और चैन जी जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ था उसने अपने डैड से बगावत शुरू कर दी थी। वो बाहर कहीं जाकर रहता था, खुद ही पार्ट टाइम छोटी छोटी जॉब्स करता था और लोगों के सामने मियाओ जिंग का तमाशा बनाने के लिए कहता था कि मेरा डैड अब मुझे नहीं पालता क्योंकि उसे पालने के लिए एक और बेटी जो मिल गई है। लेकिन यहाँ पर मियाओ जिंग आकर उसे पैसे देती है जो कि उसके डैड ने उसे भेजे थे और कहती है कि मैं किसी का हक नहीं मार रही, तुम अपनी मर्जी से बाहर हो। कभी कभार वो घर आया भी करता था, उसका सामान वहाँ पड़ा होता था और सीधे रास्ते से नहीं बल्कि खिड़की से कूद कर आता था। वो स्टार्ट से ही बहुत उल्टे सीधे और अपनी एज से बड़े काम किया करता था। मियाओ जिंग को बुली करना उसकी फेवरेट हॉबी था, लेकिन फिर भी वो हमेशा खामोश रहती थी। वो दोनों एक ही मिडिल स्कूल में थे और जैसे ही मियाओ जिंग को पता चलता है कि अम्यूजमेंट पार्क में उनका ट्रिप जा रहा है, वो खुश होने की बजाय सैड हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ पर चैन जी और उसके फ्रेंड्स जो ऊपर की क्लास में थे वो उसे बुली करेंगे। और ऐसा ही होता है, वो भागने की तो कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं आओ ना, मैं अपनी छोटी बहना का अच्छे से ख्याल रखूं। और फिर इसके साथ ही वो बम्पर कार में जाकर बैठ जाता है ताकि अच्छे से उसे बुली कर सके।
लेकिन जैसे ही उसे वहां पर करंट और इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें दिखती हैं वो घबरा जाता है, बस एक कोने में सहम कर बैठा रहता है और मियाओ जिंग वहां से भाग जाती है। ये उसका एक फोबिया था, और ये फोबिया क्यों था इसके बारे में मियाओ जिंग को पता चल जाता है। एक दिन वो घर आई थी, जल्दी ही आ गई थी, तो उसे मालूम पड़ता है कि मिस्टर चन अपने बेटे को अब्यूज करते थे, उसे डराते थे, उसे टॉर्चर करते थे, और वो भी इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू। इसीलिए वो बेचारा बम्पर कार में जाकर इतना डर गया था। वो उसे बुरा भला कहते थे कि तुम अपनी माँ के जैसे हो। मियाओ जिंग बेचारी बच्ची थी, डर जाती थी, उसे प्रोटेक्ट तो नहीं कर पाती थी, लेकिन रात को जब वो डर से कांप रहा था, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, तो वो उसके पास एक सूप लेकर आती है और उसे खाना खिलाती है। कहती है मैंने कुछ भी नहीं देखा। और ये टाइम था कि जब चैन जी का दिल भी पिघल जाता है। वो कहता है आज के बाद मैं तुम्हें कभी बुली नहीं करूंगा। अब चैन जी के फ्रेंड्स और मियाओ जिंग अक्सर इकट्ठे ही घूमते थे। कुछ साल तो जब तक वो बच्चे थे फ्रेंड्स बनकर घूमते रहे, लेकिन उसके बाद उनके बीच थोड़े बहुत फासले आ गए थे। वो एडल्ट हो चुके थे। मियाओ जिंग हाई स्कूल में पहुंच गई थी, जबकि चैन जी वो शायद हाई स्कूल अब तक तो पास कर चुका होगा, और बड़े होकर वो बहुत जवान और स्ट्रांग बना था। मियाओ जिंग को अपनी मम्मी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती थीं। आजकल वो बहुत ज्यादा सजने संवरने पर तवज्जो देती थी और अपने ऑफिस डिनर्स में बहुत सारा टाइम बाहर गुजारती थी। ऐसा लग रहा था कि मियाओ जिंग की मम्मी और चैन जी के डैड इनकी अब आपस में बनने वाली नहीं है। आज का दिन तो मियाओ जिंग की बर्थडे थी। वो चाहती थी कि उसकी मम्मी उसके लिए भी कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले, उसके साथ समय बिताएं, लेकिन उसकी मम्मी को बस अपने कामों की पड़ी होती है। वो उसे कहती है बस पकड़कर चली जाना, और खुद चली जाती हैं। अब वो मीटिंग के लिए एक जगह पर जा रही थी, और यहीं पर ही चैन ही उन्हें देख लेता है उनके बॉस के साथ। उनके बॉस के साथ वो बहुत क्लोज दिख रही थी, और उसका बॉस कह रहा था कि कल यॉट में एक पार्टी, अपनी बेटी को भी लेकर आना, खूब इंजॉय करेंगे। मियाओ जिंग काफी देर वेट करती है कि शायद कोई तो मेरे साथ आएगा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन फिर अकेले ही छोटा सा केक काटने लगती है। पर जैसे ही वो विश करती है, उसे सामने दिखता है कि उसे कंपनी देने के लिए चैन जी वहाँ मौजूद है। उसे ये तो नहीं बताता कि मैं स्पेशल तुम्हारे लिए आया हूँ, बस इतना जरूर कहता है कि हैप्पी बर्थडे, और क्या तुम कल कहीं बिजी हो, अगर फ्री हो तो घर पे ही रहना, कहीं बाहर ना जाना। एक्चुअली उस यॉट पर कुछ गलत होने वाला था, इसी बारे में चैन जी को पता था, और वो पहले ही उसे चेतावनी देकर जा रहा था। अब रात को मम्मी ड्रंक होकर घर वापस आती हैं और खुश हो रही थी कि मिस्टर चैन अभी तक वापस नहीं आए, और फिर कह रही थी कि तुम्हें पता है मैं टॉप 3 एम्प्लॉयज में से हूँ, और कल एक पार्टी होनी है, उसमें तुम भी मेरे साथ चलना, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे खाने होंगे, हम मिलकर खाएंगे। मियाओ जिंग की जिंदगी में एक उसकी माँ ही तो थी, वो हमेशा उसकी मैनिपुलेशन में आ जाती थी, अब भी आ जाती है। जबकि उधर चैन ये शहर में बहुत सारे छोटे छोटे काम करता था। एक बिलियर्ड हाउस में भी जॉब करता था। यहाँ पर उसे एक डिलीवरी का काम मिलता है। उसे मालूम पड़ता है कि उसे कुछ मारने पीटने का सामान एक यॉट में डिलीवर करना है, लेकिन उसका काम सिर्फ डिलीवरी तक का था। आगे वो किसी भी इलीगल काम को हाथ नहीं लगाता था, न कभी मारपीट में हिस्सा लेता था। और इस यॉट में वही पार्टी चल रही थी जो कि मियाओ जिंग की मम्मी की कंपनी की थी, और उसने यहाँ पर बहुत तरक्की की थी, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं, बल्कि अपने बॉस का दिल जीत कर। लेकिन यहाँ पर बेचारी मियाओ जिंग सी खो जाती है। उसका दिल घबरा रहा था, पर उसकी मम्मी को कोई परवाह नहीं थी। वो उसे बस अपने कोलीग से और अपने बॉसेस से मिलवा रही थी और बता रही थी कि ये कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। उस बेचारी ने कुछ अभी तक खाया पिया भी नहीं था। वो जाती और कहीं पर वॉमिट कर रही थी कि यहीं पर ही खड़ा हुआ उसे चैन जी देख लेता है। चैन जी को पता चलता है इसकी तबीयत खराब है, इसे कोई संभालने वाला भी नहीं है, और एक आदमी था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसे तंग कर रहा था। बस पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो डिलीवरी करके वापस नहीं जाता बल्कि अंदर पहुंच जाता है। वहां पर जैसे ही अटैक शुरू होता है, लोग इधर उधर भाग रहे थे, और मियाओ जिंग की मम्मी को उसका बॉस साइड पर लेकर चला गया था, और मियाओ जिंग को चैन जी प्रोटेक्ट करता है। वो उसकी ढाल बन गया था, उस पर एक आंच भी नहीं आने देता। मम्मी को तो बॉस बोट में बिठा लेता है और वो लोग रेस्क्यू करके भाग जाते हैं। वो चिल्ला तो बहुत रही थी कि मेरी बेटी पीछे रह गई है, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के लिए उन्होंने कोई फर्म स्टैंड नहीं लिया था। अब चैन ही को यहाँ पर एक वाटर स्कूटर दिखाई देता है। वो उस पर बैठता है और कहता है मियाओ जिंग को कि कस के मुझे पकड़ लो, और फिर उसे प्रोटेक्ट करते हुए वहां से बाहर ले जाता है। अब फाइनली वो सेफ्टी में आ चुकी थी। वो चुपचाप अपना जैकेट भी साइड पर फेंकता है ताकि मियाओ जिंग खुद को कवर कर ले। अब उसके बाद वो घर जा रही थी, लेकिन ऊपर से मम्मी और डैडी की लड़ने की आवाजें आ रही थी। मम्मी कहती थी कि जाकर मेरी बेटी को तलाश करो, और डैडी थे कि हिल ही नहीं रहे थे। ये सारा कुछ सुनने के बाद मियाओ जिंग का वापस जाने को मन नहीं करता। वो मुड़ती है और चैन जी से कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया।
वो उसे उसकी पसंद का खाना खिलाने लेकर जाता है। वो इस टाइम पर 18 का हो चुका था, ड्रिंक कर सकता था। मियाओ जिंग कहती है मैंने भी टेस्ट करना है, लेकिन वो उसे शट अप करता है और उसके लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आता है। आज मियाओ जिंग का मूड था उसका कुछ ज्यादा ही खर्चा कराने को, तो वो वापसी पर जाते हुए फ्रूट्स भी ले लेती है और फिर कहती है कि मुझे कुछ डेजर्ट्स भी खाने हैं। मतलब उसकी सारी विशेष पूरी करने के बाद चेन यी उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए आता है। घर वो अक्सर रहा ही नहीं करता था, बस मियाओ जिंग को छोड़ने के लिए आया था। वो अंदर चली जाती है, लेकिन जब जाती है तो पता चलता है कि मम्मी और डैडी आपस में लड़ रहे थे। मिस्टर चेन को पता चल गया था कि वे मियाओ जिंग की मम्मी आजकल अपने बॉस से बहुत क्लोज हैं। वो उससे लड़ने लगता है और इस बात पर वो जवाब में कहती है कि तुमने तो हमारे रिश्ते को कोई ऑफिशियल नाम ही नहीं दिया, अब मेरी मर्जी में जो मर्जी कर। और बस उनकी लड़ाई आगे बढ़ती है। मियाओ जिंग चुपचाप खड़ी सुन रही थी दरवाजे के पास में ही, लेकिन उसका अंदर जाने को मन नहीं कर रहा था। चेन यी को समझ आ जाती है। वो हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ बाहर ही ले जाता है। अब दरवाजा बंद होने की आवाज आई थी। मम्मी को इतना जरूर पता चल गया था कि मेरी बेटी आ गई थी और मुड़ कर गई है। तो अब चेन यी मियाओ जिंग को अपने साथ वही डिजर्ट्स पैक करा कर एक रूफ टॉप पर लेकर जाता है। वो दोनों बैठकर आराम से खाना खाते हैं और वो उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि सारे पेरेंट्स इस दुनिया में आइडियल नहीं होते, कुछ पेरेंट्स हमारे जैसे भी होते हैं और ऐसे पेरेंट्स के होते हुए हमें दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है और हमने खुद को खुद ही संभालना है। तुम भी इन पर रिलाय ना करना, बल्कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचना और अच्छे से स्टडीज़ करना। और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि मैंने भी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है। मैं पुलिस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूँ, एप्लीकेशन दे दी है और फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहा हूँ। मियाओ जिंग थोड़ी देर उसके पास बैठती है, उसका मन हल्का हो जाता है और फिर उसके बाद वो उसे वापस घर तक ड्रॉप करके आता है। लेकिन आज उसने उसे सीधे रास्ते से नहीं बल्कि एक नया ही रास्ता सिखा दिया था। कहने लगता है कि 1-2 दफ़ा ये यूज़ किया तो मिनटों में ऊपर पहुंच जाओगी, और वो भी अपनी मम्मी को फेस किए बगैर खिड़की के ही थ्रू ऊपर पहुंच गई थी। चेन यी आजकल बहुत प्रैक्टिस कर रहा था रनिंग की, और वो अपने स्कूल में बहुत हैंडसम था, इसलिए बहुत सी गर्ल्स का क्रश भी बना हुआ था। वो लास्ट ईयर तक तो पहुंच गया था, लेकिन फिर भी बहुत सी लड़कियां थीं जो अभी तक उसे पाने में नाकाम रही थीं। लेकिन एक दिन वो देखती हैं कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे देखने के लिए मियाओ जिंग आई है, जो उसे कुछ बुक्स एक्सचेंज कर रही थी। उसे देखते ही 3 गर्ल्स थीं जो कि बुली टाइप की लग रही थीं। वो उसे जेलस होती हैं और उसे रोक कर कहने लगती हैं कि हमसे तो इसने कभी बात नहीं की और तुम दूसरे स्कूल की होकर हमारे स्कूल के हक पर अपना अधिकार जमाने के लिए आई हो। मियाओ जिंग बहुत कहती है कि मैं उसकी फैमिली मेंबर हूँ, लेकिन वो गर्ल्स उससे लड़ती हैं उससे पहले ही चेन यी वहाँ पहुँच जाता है और मियाओ जिंग को प्रोटेक्ट करके ले जाता है। लेकिन उन गर्ल्स ने तो जैसे मियाओ जिंग से दुश्मनी अपने दिल पर ही ले ली थी। वो एक दफ़ा चेन यी के साथ बैठकर खाना खा रही थी कि इतने में वो गर्ल्स भी वहाँ पर आ जाती हैं। पर चेन यी को सब पता था। उसने मियाओ जिंग को प्रोटेक्ट फील कराने के लिए और उन गर्ल्स को भगाने के लिए कुछ और ही गर्ल्स को पैसे देकर वहाँ पर बुला लिया था, जो सारी की सारी सीट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और बस उन्हीं को ही चेन यी जब कोई घास नहीं देता तो उन्हें बहुत इंसल्ट फील होती है और वो निकल जाती हैं। चेन यी और मियाओ जिंग की दोस्ती अब काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी थी। वो कभी कभी खिड़की पर पहुंचता था, उसे कोई खाना देता था उसकी फेवरेट चीज़, और फिर वहाँ से चला जाया करता था। और फिर एक दिन जब मियाओ जिंग स्कूल में थी तो उसके पास योंग आया था, जो कि चेन यी का बहुत अच्छा फ्रेंड था। वो कहने लगता है कि आज उसका फिजिकल एग्जामिनेशन का टेस्ट है, उसकी पूरी तैयारी है, बस वो घर से कुछ डॉक्यूमेंट उठाने के लिए गया था लेकिन लौटा नहीं है। लेट हो रहा है, तुम हमारी हेल्प करो, तुम्हारे पास चाबी है ना। और बस मियाओ जिंग को तो उसकी और उसके डैड की सारी सिचुएशन पता थी। वो डर जाती है और तुरंत ही उसे बचाने के लिए घर की तरफ जाती है। वो लोग घर का दरवाजा खोलते उससे पहले ही वो देखती है कि नीचे डैड पहुंच चुके हैं। अब वो योंग को अंदर भेजती है, जो कि अंदर जाकर बंधे हुए चेन यी को रेस्क्यू कर लेता है और फिर उसे भगाकर वो पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन मियाओ जिंग इस सारा समय सबसे बड़े खतरे को मोल लेती है, और वो ये था कि वो डैड को किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई बात में अटका कर रोके रखती है, ताकि वो अंदर जाकर चेन यी को एंड टाइम पर पकड़ ना सके और वो अपना एग्जाम देने के लिए पहुंच जाए। लेकिन उस साइकोपैथ को इस तरह से रोकना बहुत ही मुश्किल काम था। उसकी दुश्मनी बहुत बुरी थी और इन दी एंड डैड को भी पता चल जाता है कि मियाओ जिंग ने ये जानबूझकर किया था चेन यी को भगाने के लिए।
चेन ये बेचारा भागता भागता पहुंचता है अपने टेस्ट के पॉइंट पर, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है तो पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने वहां के लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इन दी एंड पुलिस वाले उसे फेल करके वहां से चले गए थे। बेचारे चेन का बहुत बुरी तरह से दिल टूट जाता है। ये उसका डैड था जो उसका अपना दुश्मन बन चुका था। अब वो घर वापस पहुंचता है अपने डैड से बदला लेने के लिए, उनसे थोड़ी आर्ग्यू करने के लिए, लेकिन वो कहने लगते हैं कि तुमने मुझे मजाक समझ रखा है क्या, चुपचाप बैठकर खाना खाओ। अच्छा हुआ तुम्हारा टेस्ट नहीं हुआ और मैंने बिल्कुल ठीक किया, तुम्हें ट्रैप करके तुम्हें बांध लिया, क्योंकि तुम पुलिस में नहीं जाओगे बल्कि तुम मेरी तरह से पावर डिपार्टमेंट में जाओगे। वो खुद सरकारी नौकर थे और चाहते थे कि उसी के ही डिपार्टमेंट में उसका बेटा भी काम करे, लेकिन वो कहता है आप मुझे समझे नहीं, आपको पता है ना कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी से डर लगता है, फिर भी आप मुझे वहां भेजना चाहते हैं, कैसे बाप हैं आप। ये सुनते ही डैड गुस्से में आ जाते हैं। फिर से बचपन की तरह उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए तारें ढूंढ रहे थे कि अब चेन जवान हो चुका था। वो उनको ही नीचे गिरा लेता है और एक चीज उठाकर उनको जैसे मसलने ही वाला था कि इतने में उन्हें धमकी देते हुए वहां से वो चीज फेंकता हुआ निकल जाता है। कहता है कि आइंदा से मुझे इस तरह से डराने की कोशिश मत करना। डैड को हमेशा से उससे नफरत थी। वो उसे एक ही ताना देते थे, कहते थे कि तुम्हारी एक भी चीज मुझ पर नहीं गई, कोई आदत नहीं, तुम्हारा एक बाल भी मुझ जैसा नहीं। मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ ने मुझसे धोखा किया है, पता नहीं मैं किसको पाल रहा हूँ। बस यही वो नफरतें थीं जो चेन के अंदर एकदम नफरतों का बीज बोते बोते पूरा पेड़ बन चुकी थीं। और फिर थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि नेक्स्ट ही डे मिस्टर चेन हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। अपने बेटे से लड़ाई के बाद उन्होंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। उनके सिर पर बहुत घातक चोट आई थी और इसके साथ ही मियाओ जिंग की लाइफ में भी एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। उसकी मम्मी वे, वो जिस कंपनी में काम करती थी, उसने बहुत से लोगों को शहर में लूट लिया था। वो स्कैमर्स की कंपनी थी और इन्वेस्टर्स अब उनके पीछे पड़े हुए थे क्योंकि वो बहुत से मासूम लोगों का पैसा लेकर भाग चुके थे। लोग उसकी मम्मी को कौन आर्टिस्ट बोल रहे थे। उसकी मम्मी घर जाती हैं, हर तरफ देखती हैं, लेकिन सोचती हैं कि ये चंद कितना कंजूस था, पता नहीं इसने अपनी सारी सेविंग्स कहाँ रखी हुई हैं। लेकिन इन दी एंड उन्हें उनके घर के कागज मिल जाते हैं जो वो चोरी छुपे छुपा ही लेती हैं। चेन को जब ये सारा कुछ पता चलता है, मियाओ जिंग हॉस्पिटल में थी। उसने चेन को बुला लिया था कि अपने डैड की इंश्योरेंस लेकर आओ ताकि उनके मेडिकल का खर्चा बर्दाश्त हो सके। और चेन भी बहुत नरम दिल का था, वहाँ पहुँच ही जाता है। आंटी तो उसे बहाने बहाने से सुना रही थी कि अपने डैड का खर्चा खुद बर्दाश्त करो, वो तुम्हारा सगा बाप है। और उन दोनों को वहाँ छोड़कर वो अपने इश्यूज निपटाने निकल जाती हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जब डैड की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, उन्हें बचाने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था और ऐसे समय पर मियाओ जिंग सामने आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चेन उसका बचपन का फोबिया जाग उठे ये सीन देखने के बाद। और फिर इन दी एंड डॉक्टर्स आते हैं और चेन को बताते हैं कि तुम्हारे डैड का ब्रेन डेड हो चुका है, अगर चाहो तो मशीनों के थ्रू उनके शरीर को जिंदा रख सकते हो, लेकिन हम ये रिकमेंड नहीं करते। और फिर फाइनली इस तरह से मिस्टर चेन का भी दी एंड हो ही जाता है। जब वो आखिरी सांसें भरते हुए अपने डैड को देख रहा था तो चेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेशक उन्होंने सारी जिंदगी उस पर जुल्म किया था, लेकिन फिर भी थे तो वो उसके डैड ही। पर वो जानबूझकर खुद को स्ट्रांग दिखाता है और मियाओ जिंग से कहने लगता है कि डैड की जो भी सेविंग्स है उनके थ्रू मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। पुलिस में जाने का चांस तो उन्होंने मेरा गंवा दिया है, अब इसी तरह से ये इसका अजाला करेंगे। लेकिन चेन अपने डैड के मरने के बाद तब तक इनहेरिटेंस पर अपना हक नहीं समझता था जब तक अपना डीएनए टेस्ट नहीं करा लेता और उससे साबित हो जाता है कि सारी जिंदगी उसके डैड गलत समझते रहे थे। वो अपने डैड का ही बेटा था और बस इस गलत फहमी में वो सारी जिंदगी टॉर्चर खाता आया था। अब डैड के फ्यूनरल के दिन जब उनकी कब्र पर चेन और मियाओ जिंग दोनों खड़े हुए थे तो मिस वे भी वहां पर अपनी शक्ल दिखाने के लिए आती है, लेकिन बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ही। अपनी बेटी को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी ने साथ जाने की बजाय चेन का साथ ही चुना था। वैसे आजकल मम्मी पर बहुत ही बुरे हालात आए हुए थे, हर कोई उसे तलाश कर रहा था और डेप्ट कलेक्टर्स उनको जगह जगह ढूंढते फिर रहे थे, घर पर, शॉप पर। बस उन्हें जिंदा या मुर्दा हर हाल में मिस वे चाहिए थी अपने पैसे निकालने के लिए। और ये सारा कुछ मियाओ जिंग को भी सहन करना पड़ता है। उधर चेन को ऐसा लगता था कि जो बिलियर्ड हॉल है ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसका बिजनेस मैं जानता भी हूँ, तो क्यों ना मैं यही खरीद लूँ। तो बस उसने यही फैसला किया था कि अपने घर को मॉर्गेज पर रखकर वो इसके किस्तें अदा करता रहेगा। जबकि उधर मियाओ जिंग को और उसकी मॉम को फिक्र हो रही थी कि मिस्टर चेन इस दुनिया में नहीं है, वही एक कड़ी थे जो इन दोनों फैमिलीज को जोड़ते थे।
तो अब उन्हें अपना नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मियाओ जिंग को जाते जाते चैन ये कहकर रोक लेता है कि वैसे भी मैं यहाँ ठहरता नहीं हूँ। जब तक तुम खुद को खुद ही स्टैब्लिश नहीं कर लेती तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं कोई भाड़ा नहीं लूंगा। और फिर एक दिन मियाओ जिंग की जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाती है जब वो स्कूल में थी और उसे अपनी मम्मी की कॉल आती है। वो उसे कह रही थी कि आधे घंटे में तुम्हारे स्कूल के बाहर मेरे बॉस पहुंचेंगे, उनके साथ बस स्टेशन पर आ जाना, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। वो किसी और को भी लूट चुकी थी और अपनी बेटी समेत यहाँ से भागना चाहती थी। उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई की, उसके एग्जाम्स, उसके फ्यूचर की कोई परवाह नहीं थी। मियाओ जिंग तो परेशान थी कि ये सब हो क्या रहा है, उसे तो कोई डिटेल्स भी मालूम नहीं थी। लेकिन फिर हमें पता चल ही जाता है कि अब उस मिस वे ने नई वारदात कौन सी की थी। एक्चुअली ये वारदात उसने किसी और के साथ नहीं बल्कि चैन जी के साथ ही की थी। वो जब अपने घर को मॉर्गेज पर रखना चाहता था तो उसे पता चलता है कि ये पहले ही मॉर्गेज पर रखा जा चुका है और इसके पैसे वे निकलवा कर यहाँ से भागने की कोशिशें कर रही है। उधर मियाओ जिंग जब स्कूल से बाहर पहुंचती है तो देखती है कि बॉस उसे पकड़कर लेकर जा रहा था। लेकिन उसी समय चैन जी भी मियाओ जिंग को तलाश करते हुए वहां पहुंच जाता है और फिर और लोगों को भी जमा कर लेता है। और इस तरह से जब एक पुलिस वाला पहुंचता है तो बॉस डर के वहां से भाग जाता है और मियाओ जिंग को अपने साथ नहीं ले जाता। चैन जी उससे बार बार पूछ रहा था तुम्हारी माँ कहाँ है, वो किस शहर जा रही है, तुम्हें अपने साथ कहाँ ले जाना चाहती थी, उसने कुछ तो बताया होगा। लेकिन बेचारी मियाओ जिंग को कुछ पता नहीं था। वो उसके साथ जाती है, बस स्टेशन पर जगह जगह उसे तलाश करने की कोशिश करती है, बस के अंदर जाकर तलाश करने की कोशिश करती है, अनाउंसमेंट तक कराती है। लेकिन उसकी माँ का कुछ अता पता नहीं था। वो पैसे लेकर ऐसे गायब हुई थी जैसे गधे के सर से सींग। और बस इस समय चैन जी भी बहुत गुस्से में था। वो मियाओ जिंग को एक दो सख्त बातें कह देता है। ऑफ कोर्स पहले उसका फ्यूचर उसके डैड बर्बाद कर गए थे और अब उसकी ये बिना नाम की स्टेप मॉम भी। और मियाओ जिंग बेचारी वो भी परेशान थी। इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं था, पर यही दोनों थे जो सफर कर रहे थे। चैन जी बेचारे की फाइनेंशियल कंडीशंस, उसका फ्यूचर सब कुछ दाव पर लग चुका था। उसे लगता था कि अब उसका और कोई सहारा नहीं, इसीलिए उसने आगे की स्टडीज भी छोड़ दी थी। जबकि उधर मियाओ जिंग बेचारी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। रहने को वो चैन जी के घर पर रह तो सकती थी लेकिन उसका मन नहीं मानता था। अब वो ऐसा करती है कि एक हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। स्कूल के बोर्डिंग का बहुत खर्चा था। जो एक कार्ड उसकी मम्मी उसे देकर गई थी उससे सिर्फ एक ही सेमेस्टर की फीस अदा हो सकती थी, वो उतना पे कर देती है। चैन जी इधर उधर बहुत हाथ पैर मारता है, पैसे पूरा करने के लिए वो बहुत जोर लगाता है, लेकिन कहीं पर भी उसकी किस्मत सही से नहीं चल रही थी। इन दी एंड उसके ये हालात आ गए थे कि एक दफा वो गार्बेज में से कुछ चीजें चुन रहा था और यहीं पर ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि छुप कर बैठा हुआ था और जख्मी भी था। वो उसे अपनी वॉच देता है और कहता है किसी को मेरा नाम बताना। और इतने में उसके ओपोनेंट्स जो कि गैंगस्टर्स दिखाई दे रहे थे वो उसे तलाश करते हुए आते हैं। लेकिन चैन जी उन्हें गलत रास्ता दिखा देता है। वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो डिस्ट्रिक्ट 7 में पहुंच जाना, तुमने मेरी जान बचाई है, मुझ पर तुम्हारा बड़ा एहसान है और जब मैं ठीक ठाक हो जाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। चैन जी तब उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और फिर अपने रास्ते निकल जाता है। उधर मियाओ जिंग बेचारी के हालात तो इतने ज्यादा खराब थे कि उसके पास कुछ खाने पीने को भी ढंग से बचा नहीं था। वो फिर से अपना कार्ड चेक करने जाती है कि शायद मम्मी ने कुछ पैसा डलवा दिया हो, लेकिन ये कार्ड चेक करते करते इस कार्ड की ओनर का नाम ऊंची आवाज में बैंक वाली ले देती है और फिर सबको पता चल जाता है कि मियाओ जिंग ही वे की बेटी है। वो लोग मियाओ जिंग को पकड़ लेते हैं, उसे हरास करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने में चैन जी यहाँ पर आता है, उसका साथ देता है। उन लोगों से उसे डॉज कराता हुआ अपने साथ ले जाता है और कहता है कि मैं इससे सारे बदले बराबर कर लूंगा, इसने मेरा सबसे ज्यादा पैसा खाया है। लेकिन एक्चुअली ये सारा कुछ तो वो उसे दूसरे लोगों से बचाने के लिए कर रहा था। लेकिन इन दी एंड सब लोगों के सामने भीड़ में भी ये साबित हो जाता है कि उसकी मॉम मियाओ जिंग का नंबर भी नहीं उठा रही थी। उधर मियाओ जिंग बेचारी रूखी सूखी बस एक ब्रेड खाती थी और उसी से ही अपना पेट भरती थी। सबसे ये छुपा कर रख रही थी। मौसम भी बदल रहा था और जब उसे कपड़े चाहिए थे तो वो जाती है और फिर खिड़की से ऊपर चढ़कर अपनी अलमारी चेक कर रही थी कि इतने में चैन ये उसके सर पर एक जोरदार डंडा दे मारने ही वाला था कि फाइनली वो बच ही जाती है। और फिर जाते जाते उसका जब वो बैग खींचता है तो पता चलता है कि उसमें बहुत सारे टिन्स थे और वो रिसाइकलेबल आइटम्स इकट्ठी करके अपने खाने पीने का खर्चा पूरा कर रही थी। ये देखते ही उसे बेचारी पर बहुत दया आती है। वो थोड़ी देर बाद जाता है और हॉस्टल में उसके नाम से कोई चीज सबमिट करा देता है। वो एक बैग था
वो समझती है कि ये बैग मुझे मेरी मम्मी ने दिया है, लेकिन अंदर से कुछ गर्म कपड़े निकले थे और पता चलता है कि ये बैग उसे चैन जी ने भेजा है। अब उनकी आपस में पहले एक दफा नोक-झोंक हो चुकी थी, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वही बैग उसे लौटाने के लिए पहुंच जाती है। वो पार्ट टाइम में मैकेनिक का काम किया करता था। यहाँ पर भी उन दोनों की लड़ाई होती है। म्याओजिंग ये कहती हुई वो बैग फेंक कर चली जाती है कि मुझे तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है, और वो भी सोचता है कि मुझे तो इसके बारे में अच्छा सोचना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इतने में उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है जिस दिन तुम्हारा फिजिकल एग्जाम का टेस्ट था, तो यही म्याओजिंग थी जिसने तुम्हारे डैड को डिस्ट्रैक्ट किया था, और पता है उसने कितना बड़ा खतरा मोल लिया था। जब तक तुम वहां से भाग नहीं गए थे उसने उसे बातों में लगाए रखा था। ये सुनते ही अब चैन जी का दिल पिघल जाता है। वो मार्केट में उसे तलाश करने निकल जाता। उसे पता था कि वो टिन पैक इकट्ठी करती हुई कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाएगी, और फिर ऐसा ही होता है। और यहाँ पर भी उसे पता चलता है कि म्याओजिंग के पीछे 3 अंकल्स पड़े हुए हैं जो उसे बुली कर रहे थे। उसकी मॉम की वजह से उसे जगह जगह तंग करते थे। म्याओजिंग कहती है कि तुम भी इनसे ना लड़ना, और मैं तो लड़ने की हिम्मत ही नहीं रखती। लेकिन चैन जी कहाँ बाज आने वाला था। वो बाद में उन अंकल्स के घर जाता है और उनकी ठीक ठाक ठुकाई लगाता है, और अब पुलिस स्टेशन पड़ा हुआ था। और उसकी एक ही तो रिलेटिव थी, और वो थी म्याओजिंग। उसको कॉल करके बुला लिया जाता है। म्याओजिंग कहती है हम आपस में कुछ नहीं लगते, ये झूठ बोल रहा है। इसके डैड और मेरी मम्मी एक हुआ करते थे, पर इसके डैड टपक गए और मेरी मम्मी भाग गई। और बस उन अंकल्स को ये लगता था कि इसकी माँ भी एक कॉन आर्टिस्ट थी और ये भी ऐसी सी ही है। पर एक पुलिस ऑफिसर वहां पर बहुत ही काइंड पर्सन दिख रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आई हुई थी, तो ऐसा करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि प्लीज इस लड़की को भी घर तक छोड़ देना, क्योंकि रात हो रही थी। और जब वो दोनों वहां से वापस जा रही थी तो म्याओजिंग से वो उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशंस भी ले लेती है। तब उस केस में वो पुलिस को चैन जी की सेटलमेंट करा देता है। उसने उस दिन उसे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए लेट होते हुए देखा था। वो उसका पैशन देख चुका था, तो उसे इनकरेज करता है कि तुम नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करना, पुलिस एकेडमी ज्वाइन करो, मुझे तुम में पैशन दिखता है। लेकिन वो कहता है अब मेरा माइंड इस तरफ नहीं चलता। उधर बेचारी म्याओजिंग के घर का रास्ता तो मुसीबतों ने जैसे देख ही लिया था। अब ऐसा होता है कि टीचर अनाउंसमेंट करती है कि बोर्डिंग में कुछ रेनोवेशन की ज़रूरत है, तो जो बच्चे बोर्डिंग में हैं वो अपने अपने घर चले जाएं। थोड़े अरसे के लिए वो लोग हॉस्टल में स्टे नहीं कर सकेंगे। बाकी स्टूडेंट्स तो खुश हो जाते हैं जिनके अपने अपने घर थे, लेकिन म्याओजिंग का कोई घर नहीं था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। अगर वो किसी जगह को घर समझती थी तो वो चैन जी वाला घर ही था। वो वहाँ पर जाती है, बैग लेकर थोड़ी देर खड़ी रहती है, और फिर जब चैन जी को आते हुए देखती है तो वहां से दौड़ लगा देती है। लेकिन चैन जी ने भी भागते हुए उसे देख लिया था। लेकिन फिर किस्मत मेहरबान थी, तो उसे थोड़ी देर तलाश करने के बाद एक इंटरनेट कैफे पर पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी। यहाँ पर उसे ठहरने की जगह भी मिलेगी और रात का खाना भी। और इसी इंटरनेट कैफे में एक दफा वो आता है जो कि चैन जी का फ्रेंड था। वो वहाँ पर म्याओजिंग का बिस्तर भी करीब में पड़ा हुआ देख लेता है। उसे बहुत दया आती है क्योंकि वहाँ की कंडीशन कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो तुरंत ही पहले हॉस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है, और फिर ये सारी रिपोर्ट जाकर वो सीधे चैन जी को देता है। बताता है कि किस तरह से बोर्डिंग में आजकल सबको बाहर निकाल दिया गया है और म्याओजिंग एक कैफे में ही सो रही है। लेकिन चैन जी से डर भी रहा था, तो डरते डरते कहता है लेकिन अब तुम क्या ही कर सकते हो, तुम तो खुद को ही बहुत मुश्किल से संभालते हो, किसी और का बोझ क्या उठाओगे। लेकिन पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी चैन जी को बार बार म्याओजिंग की फिक्र हो रही थी। वो घर आता है और उसके बाद फैसला कर लेता है। अपने फ्रेंड से कहता है कि जबरदस्ती कैफे पर जाकर उसे घर की चाबियां पकड़ा कर आओ, और फिर उसके आने के इंतजार में घर को एकदम सेट कर देता है। साफ सफाई वो कभी कभार ही करता था, लेकिन आज चमका के करता है। वेट करता रहता है, लेट नाइट हो जाती है, वो आती ही नहीं, तो उसके इंटरनेट कैफे में पहुंच जाता है। लेकिन वो उसे ज्यादा भाव नहीं दे रही थी, उसके टेंशन लेने की बस कोशिश ही कर सकता था। अब 1-2 दिन वो उसके पीछे पीछे फिरता रहता है। वो जहाँ जाती थी वहीं पर ही थोड़े फासले में उसके पीछे चलता रहता था। उसके साथ प्लास्टिक चुनवाने में भी उसकी हेल्प करता है, बस खामोशी से, जैसे वो अपनी शर्मिंदगी को शो कर रहा था। म्याओजिंग मुड़ती है और गुस्सा करती है, कहती है जब मेरी माँ चली गई थी तो तुमने मुझ पर कितना चिल्लाया था, अब मेरा उस घर में जाने को मन नहीं करता जो तुम्हारा है। और इस बात पर चैन जी उससे कहता है कि उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, बहुत कुछ बोल गया था, लेकिन अब मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज वापस आ जाओ, ऐसे ना करो, तुम्हारा भी और कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं, हम दोनों एक फैमिली हैं।
वो बेचारी बहुत रोती है और वो रोते रोते उसे रोने के लिए अपना कंधा दे देता है और फिर इसी के साथ ही उनकी सुलह हो चुकी थी। अब वो उसे घर में वापस लेकर आता है और उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं काम करता हूँ और तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, तुम मेरा परिवार हो, मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही बोल गया था। बाद में उसे अपने शब्दों पर काफी शर्मिंदगी होती है। खाना बनाने का दावा करके गया था लेकिन जाकर देखता है तो फ्रिज तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था और इतने में वहाँ की लाइट भी चली जाती है। अब वो तारों और शॉक से डरते डरते ब्रेकर को चेक तो कर लेता है लेकिन फिर याद आता है अरे मैंने तो बिजली का बिल ही नहीं भरा। अब वो दोनों बैठकर कैंडल लाइट में नूडल्स का डिनर कर रहे थे। लेकिन जो भी था, मियाओ जिंग को एक अपना घर, एक छत मिल चुकी थी। यहाँ पर वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। अब उसके बाद नेक्स्ट डे वो दोनों बिल भरने के लिए जाते हैं। दोनों मिला जुला कर कुछ पैसे डालते हैं और फाइनली बिजली का बिल उन्होंने भर ही दिया था। उसके बाद वो दोनों मिलजुल कर रहते थे, खाना भी इकट्ठे खाते थे और इसके साथ ही एक दफा तो मियाओ जिंग ने चेन जी की एक जबरदस्त सोल्जर्स वाली कटिंग भी कर दी थी। अब जैसे कैसे वो दोनों ही एक दूसरे की फैमिली बनकर एक दूसरे के साथ रहते थे। आज चेन जी उसे दिखाता है एक फैक्ट्री, एबंडेंट फैक्ट्री, जहाँ के जंक यार्ड में उसे काफी ही प्रेशियस मटेरियल मिल सकता था जो कि प्लास्टिक चुनने से तो बहुत बेहतर था। वो कहता है प्लास्टिक नहीं चुनो, मैं तुम्हें ये काम सिखाता हूँ, और फिर उसे बताता है कि कौन से पार्ट्स हैं जो चुनने से उसे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं और फिर उसे कॉपर वायर्स को वहां से निकालना भी सिखाता है। वो दोनों मिलकर जंक यार्ड में ऐसी चीजें इकट्ठी कर रहे थे ताकि उनके खाने पीने का खर्चा यहीं से ही निकलता रहे। यहाँ मियाओ जिंग को पता चलता है कि जब भी बचपन में चेन जी को पैसों की जरूरत होती थी तो वो बाप से मांगने से डरता था और यहीं पर आ जाया करता था। वो बचपन से इस तरह के काम करता था, इसीलिए उसके हाथ इतने तेजी तेजी से चल रहे थे। अब इन दी एंड उन दोनों ने काफी सारा स्क्रैप इकट्ठा कर लिया था और जब वो दोनों घर की तरफ वापस जा रहे थे तो यहाँ पर एक डॉग भी फिर रहा था और ये डॉग उनके पीछे पड़ जाता है और चेन जी जो बहुत तेजी से दौड़ना जानता था, वो मियाओ जिंग का हाथ पकड़ते उसे अपने साथ बहुत सारा भगा कर ले जाता है। वो दोनों खुश हो रहे थे, बस इसी तरह की लाइफ थी उनकी और स्क्रैप की छोटी छोटी सी खुशियाँ। जब उनके पास ज्यादा सारा स्क्रैप इकट्ठा हो जाता है तो वो ही लेकर मियाओ जिंग अपनी बटरिंग करती है और उसका बाड़िए का रेट काफी बढ़ा लेती है और इन दी एंड चेन जी से कहती है देखा, बोलने में मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ। चेन जी बेचारा तो पहले ही बहुत मेहनत करता था लेकिन अब उससे भी ज्यादा काम करने लगा था। उसके फ्रेंड्स को उसकी बहुत फिक्र होती है। वो उसे कहने लगते हैं कि आखिर कब तक तुम इसे सपोर्ट करोगे, हाई स्कूल तक, कॉलेज तक, या फिर इसका जहेज भी बनाओगे। लेकिन चेन जी का जवाब था कि चाहे जो भी हो, मैं उसकी माँ से ज्यादा रिलायबल हूँ उसके लिए और मैं उसे निराश नहीं करूंगा। अब हॉस्टल तो रिपेयर हो गया था लेकिन फिर भी चेन जी मियाओ जिंग को हॉस्टल में नहीं रहने देता। वो अपना बाकी का सामान वहां से उठाती है और वो बाइक पर बैठकर घर की तरफ आ रहे थे लेकिन इतने में टीचर मियाओ जिंग को बुला लेती है। एक और मुसीबत बेचारी की जिंदगी में आ गई थी। उसके बहुत सारे ड्यूज थे जो उसकी मम्मी ने बोला था कि क्लियर कर दिए हैं लेकिन इनफैक्ट उन्होंने किए नहीं थे और स्कूल की एडमिन ने कुछ नहीं बोला था क्योंकि मियाओ जिंग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। अब टीचर उसे सारे के सारे फंड्स जमा कराने को बोलती है। अब वैसे तो उसे खुश होना चाहिए था क्योंकि आज उसकी पसंद का खाना चेन जी लेकर आया था, लेकिन वो सैड नजर आती है। वो उससे पूछता है तो वो उसे सच सच बता देती है कि इस तरह से मेरे इतने सारे ड्यूज पेंडिंग हैं, ये कैसे भरे जाएंगे। वो स्माइल करके कहता तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगा। और फिर इसी के साथ ही उसने अपनी जिंदगी का एक मुश्किल फैसला लिया था। वो स्नूकर खेलने में काफी अच्छा था और इसी खेल को वो अपना किसी हद तक प्रोफेशन बनाने का फैसला करता है। वो बहुत सारे मैचेस एक डेंजरस सी जगह पर जाकर खेलता है और वो मैचेस विन करने पर उसे ठीक ठाक पैसे मिल सकते थे। और ये एरिया था डिस्ट्रिक्ट 7 का। ये एरिया बहुत डेंजरस माना जाता था। यहाँ पर माफियाज और गैंगस्टर्स भी आया करते थे और यहाँ पर मौजूद मिस्टर जैंग भी उसे देख लेते हैं। ये वही थे, वो बूढ़े जख्मी आदमी जिसकी जान लास्ट टाइम चेन जी ने बचाई थी। इन दी एंड एक दिन आता है कि जब चेन जी अपनी सारी चैंपियनशिप विन करके बहुत सारा पैसा जीत कर वहां से जा रहा था, लेकिन पहले ही खतरा था वहां पर। उस एरिया में बहुत से गुंडे थे जो पैसे देखकर उसके पीछे ही पड़ गए थे। वो उस पर अटैक कर देते हैं, उसे मारते हैं, लेकिन उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। वो बस पैसों को जोर से पकड़े हुए था क्योंकि ये मियाओ जिंग के लिए थे। और फिर इन दी एंड एक आदमी आता है जो उसे उन गुंडों से बचा लेता है और वो और कोई नहीं, वही मिस्टर जैंग था।
अब वो इसे क्या ऑफर देगा और कैसे अपने साथ रखेगा ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। लेकिन म्याओ जिंग जब देखती है कि चेंजी जख्मी होकर घर आया तो वो उसके लिए बहुत फिक्र करती है। पहले उसे मेडिसिन लगाती है, वो उसे पैसे देता है और कहता है कि इससे तुम्हारे स्कूल के सारे ड्यूज क्लियर हो जाएंगे। वो कहती है तुमने कहाँ से कमाए हैं? वो बोलता है स्नोकर खेलकर, बेफिक्र होकर यूज करो, इसमें कोई भी पैसा गलत काम का नहीं है। अब इसी तरह से दिन गुजरते चले जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे और 1 साल बीत चुका था। चेंजी पूरी तरह से उसका साथ देता था, घर के कामों में भी हेल्प करता था। इवन के कभी कभी वो म्याओ जिंग के कपड़े पुराने फटे हुए देखता था तो खुद ही उसको स्टिच कर दिया करता था। अगर नए अफोर्ड नहीं कर सकता था तो एटलीस्ट इतना तो वो करता ही था। म्याओ जिंग बहुत लेट नाइट तक पढ़ती थी। वो उसे मना करता था कि खुद को इतना ओवरवर्क में ना डालो, लेकिन म्याओ जिंग का एक ही मिशन था और वो ये था कि उसने स्कॉलरशिप विन करना है। लेकिन वो चेंजी को हमेशा झूठ बोल देती थी, कहती थी कि मैं इंजीनियरिंग में या बीएस ऑनर्स में जाना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे टॉप स्टूडेंट्स में आना होगा। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसके बार बार स्टमक एक हो रही थी। तो अब चेंजी उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। उन्होंने इंटेस्टाइन का कोई इशू डायग्नोज किया था और उसके बाद उसे ड्रिप लगा दी थी। लेकिन म्याओ जिंग की कंडीशन बेटर नहीं लग रही थी, फिर भी वो बार बार पढ़े जा रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे उसका एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होने वाला था। अब ऐसे में चेंजी उसके बाजू में आकर बैठ जाता है ताकि वो उसके कंधे से सहारा ले सके और उसके लिए खुद वो पूरा चैप्टर रीड करता है ताकि इसका आसानी से रिव्यू हो जाए। अब डॉक्टर ने उसे बासी खाना खाने से मना किया था तो वो यही कोशिश करता था कि घर पर उसके लिए खाना बनाए या फिर उसे कभी भी पुराना खाना ना खाने दे। वो तो हर तरह से उसकी केयर कर रहा था और इतने में उसे उसकी टीचर के थ्रू पता चलता है कि आजकल वो अपनी हिम्मत से ज्यादा मेहनत कर रही है, इसीलिए उसकी हेल्थ भी डाउन हो रही है। पता है क्या, वो स्कॉलरशिप विन करना चाहती है। अगर वो शहर के टॉप 10 स्टूडेंट्स में आई तो ही ये स्कॉलरशिप मिलेगा। बीएस ऑनर्स या इंजीनियरिंग में जाना उसके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। और चेंजी को रियलाइज होता है कि वो मुझसे इतने अरसे से झूठ बोल रही थी। चेंजी आजकल डिस्ट्रिक्ट 7 में जॉब किया करता था और ये जॉब थोड़ी सी डेंजरस भी थी। एक्चुअली वो वहाँ पर जो भी वबाल मचाने वाले लोग थे उनको डरा कर वहाँ से भगा दिया करता था। यानी कि उसका वास्ता उसके लिंक्स गैंगस्टर्स और माफिया से बढ़ते जा रहे थे। चेंजी उसे अक्सर मना करती थी कि ये जॉब छोड़ दो, लेकिन वो कहता था कि मैं मुश्किल काम कर करके थक चुका हूँ, इसीलिए इजी जॉब ली है। वहाँ पर बस मैंने कैमरास को चेक करना होता है सिक्योरिटी के लिए एंड दैट्स ऑल। एक दिन वो रात को जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि म्याओ जिंग की तबीयत बहुत खराब है। वो तो ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी। वो उसे तुरंत ही इमरजेंसी में लेकर जाता है और मालूम पड़ता है कि लास्ट टाइम इसका मिस डायग्नोज हुआ था। उसे इंटेस्टाइन का कोई इशू नहीं है, बल्कि उसे सिस्ट्स हैं और इसका तुरंत ही ऑपरेशन कराने की जरूरत। उस बेचारे ने जो थोड़ी बहुत सेविंग्स इतने अरसे में की थी, ऑफ कोर्स अब ये उसके ऑपरेशन पर लग जाएंगी। लेकिन फिर भी उसे म्याओ जिंग से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। इतने में वो कॉप भी वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसे पता चला था कि म्याओ जिंग के फैमिली मेंबर के सिग्नेचर्स चाहिए और जब तक वो नहीं मिलेंगे वो लोग उसे एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। अब ऐसे में वो कॉप आता है और अपना आईडी कार्ड दिखाकर बताता है कि इसकी कोई फैमिली नहीं है और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और फिर इस तरह से चेंजी का कोई और सहारा भी बन ही जाता है। अब फाइनली जब म्याओ जिंग का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था तो वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड वैन भी आ जाती है। अब उस कॉप ने और वैन ने मिलकर म्याओ जिंग की काफी सेवा करने में चेंजी की बहुत हेल्प की थी। अब फाइनली म्याओ जिंग को डिस्चार्ज कर दिया था। वो घर पर थी और 1-2 दफा उसके फोन पर बार बार कॉल्स आ रही थी। चेंजी पूछता है कि ये कौन है। वो कहती है मैं फोन नहीं उठाती डर के कि कहीं ये कर्जे वाले ना हो। और फिर एक दफा वो उसको फ्रेंड से बातें करते हुए भी सुन लेती है। चेंजी के फ्रेंड्स कह रहे थे कि तुम खुद कभी अच्छा खाना नहीं खाते, हर चीज अच्छी अच्छी चुनकर म्याओ जिंग को दे देते हो, आखिर तुम कब तक ये बोझ उठाओगे। वो तो उसे थप्पड़ लगा देता है कि तुम किसको बोझ कह रहे हो, ऐसे मत बोलो। लेकिन ये बातें म्याओ जिंग के दिल को लग गई थी। उसे लगता था कि मैं वाकई उसके लिए एक बोझ हूँ। अब उसके रिजल्ट का दिन था। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और वाकई उसे स्कॉलरशिप भी मिल गया था। वो खुशी खुशी बाहर आ रही थी चेंजी को ये न्यूज़ देने के लिए। लेकिन वो आगे देखती है तो उसकी मम्मी आई खड़ी थी। उसकी मम्मी बहुत सुंदर लग रही थी, उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे। वो उसे अपने साथ एक जगह खाना खिलाने लेकर जाती है और उसे बताती है कि किस तरह से मैं पकड़ी गई थी, कुछ अर्सा जेल में भी काटा है और अब वो पैसों का कर्जा जो मेरा हिस्सा बनता था वो सारा मैंने उतार दिया है। अब उसकी मम्मी ने एक नया शिकार ढूंढ लिया था और वो एक ऐसा आदमी था जो कि अब्रॉड की स्टडीज को हैंडल करता था। वो अपनी बेटी से कहती है कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, अगर तुम्हें अपने साथ ले जाती तो कहाँ रखती।
लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए ही तो वापस आई हूँ। ये सारा कुछ छोड़ो, तुम पढ़ाई में कितनी अच्छी हो, मैं तुम्हें अब्रॉड स्टडीज कराऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन उसकी बेटी कहने लगती है कि माँ, तुमने चैनजी से कितना पैसा लिया है, मुझे शर्मिंदगी होती है तुमसे मिलते हुए। वो कहती है मैं चैनजी को भी पैसा लौटा दूंगी, लेकिन इस शर्त पर कि तुम मेरे साथ चलो। अब उसकी मम्मी जब उसे घर तक छोड़ने के लिए आती है तो उसे बार बार यही बात कह रही थी कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, इसलिए जल्दी फैसला कर लेना। और यही बातें ऊपर खड़ा चैनजी सुन लेता है। अब वो सोच रहा था कि ये क्या फैसला लेगी और कहीं ये मुझे छोड़कर चोरी छुपे निकल तो नहीं जाएगी। उसके माइंड में ऐसे सवाल आ रहे थे। लेकिन जब वो खाना खा रहे थे तो मियाओजिंग खोई खोई थी। वो उससे पूछता है तो वो तुरंत ही बता देती है कि आज मम्मी आई थी, वो तुम्हारा पैसा भी लौटाना चाहती है और मुझे साथ लेकर जाना चाहती है। चंजी जानबूझकर कहता है अच्छा, कौन सा पैसा लौटाएंगी, मुझे तो इंटरेस्ट भी साथ में चाहिए, तुम्हें इतने साल पाला है, कोई इतना आसान काम तो नहीं था ये। एक्चुअली चैन ये जानबूझकर कह रहा था ताकि मियाओजिंग को हिम्मत मिले, उसे छोड़कर चली जाए और अपना फ्यूचर बनाए। और इसके साथ साथ उसने काफी सारी इन्वेस्टिगेशन भी करा ली थी। उसकी मम्मी का नाम वाकई बाकी क्राइम्स में से अब निकल चुका था और जिस आदमी के साथ उसका अब रिलेशनशिप था वो वाकई बहुत पहुंचा हुआ इंसान था। और उनके साथ जाने पर वो ना सिर्फ इजीली अब्रॉड जा सकती थी बल्कि वहां पर अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर सकती थी। उसे लग रहा था कि मियाओजिंग के लिए यही बेहतर होगा, उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, उसका फ्यूचर बन जाएगा। वो जानबूझकर उससे फासला रख रहा था। मियाओजिंग भी बहुत सोच रही थी इसी बारे में। उसकी मम्मी ने उसे कल सुबह तक का टाइम दिया था कि फैसला करो और मेरे साथ चलो। इतने में वो चैनजी के पास आती है और दरवाजे के पीछे से उससे बात करती है क्योंकि उससे नजरें नहीं मिला सक रही थी। कहती है कि अगर अपने फ्यूचर के बारे में सोचूं तो वाकई ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसके साथ साथ तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, तुम्हें मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। मुझे ये सब सोचकर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सोचकर मेरे दिल पर एक पत्थर सा आ जाता है कि तुम्हें छोड़कर मुझे दूर जाना पड़ेगा। थोड़े दिनों में मेरा स्कॉलरशिप आ रहा है, हमारी मुश्किलें कुछ ना कुछ आसान हो सकती हैं। मैं क्या फैसला लूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग चैनजी उसे अपना मशवरा दे देता है इस शक्ल में कि पहले तो उसे खुश करता है, उसके लिए फेवरेट पैनकेक्स रेडी किए हुए थे, लेकिन साथ में ही उसका बैग भी पैक करके रख दिया था। अब वो सैड मूड के साथ नेक्स्ट सीन में बस स्टेशन में बैठी हुई थी। उसकी मम्मी कह रही थी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें साथ ले जाने के लिए, लेकिन इतने में उन अंकल की कॉल्स आने लगती हैं। वो अंकल कह रहे थे कि अचानक से मेरा बेटा ओवरसीज से आ गया है। वो नई मम्मी के लिए तो किसी न किसी तरह रेडी हो ही जाएगा, लेकिन अभी अपनी नई बहन को स्वीकार नहीं करेगा। यही बात मम्मी आकर मियाओजिंग से कहने लगती हैं कि यूं करती हूँ पहले मैं जाकर उससे हेलो हाय और दोस्ती करती हूँ, फिर तुम्हें भी बुला लूंगी। लेकिन मियाओजिंग कहती है कि आपको किसने कहा कि मैं आपके साथ जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अब्रॉड स्टडीज नहीं करना, मैं यहीं पर ही करूंगी। और वैसे भी मैं आपको सी ऑफ करने के लिए आई थी और आपके दिए हुए गिफ्ट्स वापस लौटाने के लिए। ये सुनते ही मम्मी शॉक्ड रह जाती है और कहती है माना मुझसे गलती हुई थी, मैं तुम्हें कैसे अकेले छोड़कर चली जाऊं। तो मियाओजिंग भी कहने लगती है वैसे ही जैसे पहले आप मुझे अकेले छोड़कर चली गई थी, तब तो मैं और भी छोटी थी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरे पास परिवार है। और फिर इसी के साथ ही मियाओजिंग बाहर खड़ी हुई थी, बस स्टेशन पर खड़ी देखती है तो चैनजी सामने ही खड़ा हुआ था। उसे वही सीन याद आता है कि जब उन दोनों का पहला इनकाउंटर हुआ था और वो उसका बैग छीन कर यहीं से ही भागा था। वो भागती हुई उसके पास आती है, कहती है मैं ओवरसीज नहीं जाऊंगी। वो कहता है तुम्हारा तो सपना था ना कि तुम्हारा अपना घर हो, परिवार हो, वही तो तुम्हें मिलने लगा है। लेकिन वो कहती है नहीं, किसने कहा, मुझे तो घर कब का मिल चुका और परिवार भी। वो उसे हक करती है और कहीं ना कहीं उसकी ये बात सुनकर चैनजी भी स्माइल कर रहा था। वो बहुत खुशी खुशी उसे वापस ले आता है और यही तो वो हमेशा से चाहता था। और फिर हमें दिखाते हैं कि नेक्स्ट ईयर मियाओजिंग अब 18 साल की हो चुकी थी और उसके स्कूल में एडल्ट्स होने के लिए सबकी एक सेरेमनी रखी हुई थी। सबके गार्डियन आए हुए थे और उन्हें हैंड बैंड पहना रहे थे। यहाँ पर गार्डियन के तौर पर चैनजी वहाँ पहुँचता है और उसे हैंड बैंड पहनाता है। वो उसके टीचर्स से भी मिलता है और उसके बाद उसने नोटिस किया था कि सेलिब्रेशन के बीच उसके क्लास मॉनिटर ली से काफी अच्छी दोस्ती लगी हुई है। उन दोनों को देखकर पता नहीं क्यों चैनजी जेलस हो रहा था और ओवर प्रोटेक्टिव भी। वो मियाओजिंग से कहता है कि इस उम्र में दोस्तों पर नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। और फिर उसके बाद ली को भी अपने पास बुलाता है। उससे कहता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, पढ़ाई पर तवज्जो दो, फ्रेंडशिप पर नहीं। और वो तुरंत ही कहने लगता है हाँ ना, मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से करता हूँ और मैं कौन सा अभी मियाओजिंग को कन्फेस करने वाला हूँ। अभी तो मैंने सोच रखा है हम दोनों मैथ कॉम्पिटिशन के लिए एक दूसरे शहर जाएंगे और शायद वहां पर मैं इसे कन्फेस कर दूं या फिर ग्रेजुएशन के बाद।
अब इतनी खुली डुली बात सुनते ही एकदम चंजी का मूड बन जाता है। उसकी तो हवाइयां ही उड़ गई थी और वो ये सुनकर और भी हैरान हुआ था कि मैथ कंपटीशन के लिए ये दोनों एक दूसरे शहर जा रहे हैं, वो भी 3 दिन के लिए। ओ माय गॉड, ये वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर इसी के साथ ही हमें उस नाइट क्लब का सीन दिखाते हैं जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट 7 था। वहाँ पर मिस्टर जैंग को आहिस्ता आहिस्ता चैनजी की आदतें और उसका उनमें ढल जाना बहुत पसंद आता है। वो बहुत अच्छे से अपना काम करता था और यहीं पर ही मिस्टर जैंग का एक फ्रेंड आता है जिसका नाम जाई था। ये दोनों बिल्कुल भाइयों के जैसे थे। जाई शिकवा कर रहा था कि तुम्हारे पास इतना अच्छा आदमी है और मेरे सारे निकम्मे निखट्टू, मुझे एक अच्छे क्लाइंट से मिलना है और कोई भी प्रेजेंटेबल नहीं है। और इसी बात पर जैंग कहता है कोई बात नहीं मेरा चैनजी, तुम थोड़े दिनों के लिए ले लो, मेरे पास काम करिए, तुम्हारे पास एक ही बात है। और फिर मिस्टर जाई उसे अपने साथ रख लेते हैं। यहाँ पर उनकी अपनी एक क्लाइंट से मुलाकात होती है। ये लड़की यंग थी, इसका नाम लिंडा था। ये बहुत अरसा ओवरसीज रह कर आई थी और उसे बाकी लोगों की अपीयरेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। पहली ही नज़र में अपीयरेंस की वजह से वो चैनजी की दीवानी सी हो गई थी और फिर बाद में उसकी पर्सनैलिटी और उसके टॉकिंग स्टाइल से वो उसे इस तरह से इम्प्रेस करता है कि लिंडा जो इस डील से आउट होने वाली थी, वो कहती है कि अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजर चैनजी है तो फिर ठीक है, मैं इस डील के बारे में सोच सकती हूँ। उधर मियाओजिंग जैसे ही बड़ी हुई थी, उसकी क्लास की गर्ल्स डिफरेंट बातें कर रही थी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड और उसे प्यार के शब्दों का सुनकर कुछ कुछ होने लगता है। उसे पता चला था कि अगर थोड़ी देर किसी लड़के की आंखों में देखो और फिर आपको किस करने को मन करे तो इसका मतलब है आपको उससे प्यार है। और बस ये सुनते ही उसे पता नहीं क्यों चैनजी का फेस याद आ रहा था। उधर लिंडा चैनजी से कुछ ज्यादा ही क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। वो उसको एक डीवीडी देती है और कहती है कि तुम्हें इंग्लिश काफी बेटर आती है, लेकिन इसको और इम्प्रूव करना है तो ये देखना, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। और फिर वो उसे ड्रॉप करती हुई आगे निकल जाती है। लेकिन वो जैसे ही उसे ड्रॉप करती है, वो मुड़ता है तो देखता है कि पीछे मियाओजिंग खड़ी हुई थी। वो उसे एक लड़की के साथ आते देखकर ओवर पोजेसिव हो जाती है और पता नहीं क्यों किस बात से वो उससे नाराज हो गई थी। चैनजी को तो समझ भी नहीं आ रही थी। वो उससे फासला रख के चल रही थी और तो और उसका खाना खाने को भी मन नहीं कर रहा था। अब मियाओजिंग का माइंड बार बार लिंडा की तरफ अटका हुआ था, जबकि चैनजी वो बार बार सोच रहा था कि ये ली के साथ दूसरे शहर जाएगी, पता नहीं ली इसके साथ क्या करेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट डे वीकेंड था। वो दोनों घर पर बैठे हुए थे और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए चैनजी वही डीवीडी ऑन कर लेता है। मियाओजिंग से कहता है तुम भी बैठो और मिलकर देखते हैं। और वो दोनों देख रहे थे। पहले तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद उस मूवी में कोई रोमांटिक ही सीन आ जाता है। ये देखते ही वो दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे थे और एक दूसरे को ये शो करा रहे थे कि जैसे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, अब हम बड़े हो गए हैं और हमें नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। लेकिन फिर चैनजी से रहा नहीं जाता। वो उससे कहता जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। वो पहले खुद पानी पीकर खुद को काम डाउन करती है और फिर जब लेकर आती है तो पता चलता है कि चैनजी तो गायब हो गया है। अब उसके बाद आजकल स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारियां चल रही थी, तो ये लोग भी मार्केट में जाते हैं। वहां पर बहुत सारे फ्लावर्स थे, चीजें थे, देखते हैं, इकट्ठे एंजॉय करते हैं। यहाँ पर एक रिचुअल था और वो ये था कि जो कोई भी ड्रैगन के हेड को टच करके विश मांगेगा वो जरूर पूरी होगी। मियाओजिंग उसे छूना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर चैनजी उसे उठाता है और ऊंचा कर देता है और पूरे क्राउड में से एक वही थी जिसने ड्रैगन हेड को टच किया था। हर कोई उसे देखकर एनवी कर रहा था। अब उसके बाद वो एक और जगह जाती है और अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए विशेस मांगने लगती है, लेकिन जिस तरह की रिचुअल वो कर रही थी उस विश के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। अब उसे हटाकर चैनजी उसकी जगह विश मांगने लगता है और फिर इन दी एंड वो उसे चुपचाप देख रहा था, उसकी आंखें बंद कराकर, और यही कह रहा था कि मेरी विश यही है कि तुम्हारी लाइफ एकदम स्मूथ गुजरे और हम दोनों एक फैमिली की तरह इसी तरह हैप्पीली रहे। और फिर उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये विश सिर्फ उसी की नहीं थी, बल्कि सेम यही विश मियाओजिंग ने उसके लिए मांगी थी और एक एम्यूलेट भी लेकर रखा हुआ था जो कि उसके पिलो के नीचे था। वो कहती है शायद तुम इन चीजों में बिलीव ना करो, लेकिन मैं करती हूँ, इसे फेंकना मत। अब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट 7 नाइट क्लब में एक दफा पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। वहाँ ऑफिसर जाओ आया हुआ था जो कि चैनजी को जानता था। वो कहता है यहाँ पर काउंटरफेट आइटम्स हैं और इसीलिए हमें आपकी तलाशी लेनी होगी, और इस ऑफिसर के साथ चैनजी ही डील करता है। जैंग और जाई दोनों देख रहे थे कि ये लड़का बहुत अच्छे से काम करता है और इसे हर चीज संभालनी आती है। वहाँ पर वाकई कुछ ऐसी आइटम्स थी, लेकिन वो पहले से ही चैनजी ने ठिकाने लगा दी थी और ये हरकत जिसकी थी वो एम्प्लॉय भी उसने पकड़ लिया था और वो उसे सजा देता है और उसके बाद वहाँ से डिसमिस कर देता है। वो बहुत पुराना काम करता था। वो जैंग और जाई के पास जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो लोग चैनजी की बात मानते हैं और उसे वहाँ से निकाल देते हैं।
अब जब न्यू ईयर ईव थी तो उन दोनों के घर पर कुछ गेस्ट्स आए थे और वो ऑफिसर जाओ और उसकी गर्लफ्रेंड वैन थे। ये दोनों आते हैं, उन दोनों को बेस्ट विशेस देते हैं, कहते हैं कि हम सब फैमिली की तरह ही रहेंगे। और इसके साथ ही वो लोग इनको एक गुड न्यूज़ भी देते हैं और वो ये है कि इसी साल वो दोनों शादी करने वाले हैं। और उसके बाद से वो लोग वैन को दीदी और ऑफ कोर्स ऑफिसर जाओ को जीजू ही कहेंगे। डिनर के बाद गर्ल्स एक तरफ हो जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। यहाँ पर वैन बार बार म्याओ जिंग से पूछ रही थी कि तुम तो बड़ी हो गई हो, स्कूल में क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड है, क्या तुमने किसी को बॉयफ्रेंड बनाया। और वो ये बातें सुनते ही बस सिर्फ चैन जी के बारे में सोच रही थी और बातों को टाल मटोल कर देती है। जबकि उधर ऑफिसर जाओ चैन जी से कहने लगता है कि बेशक वो लोग ऊपर से क्लीन दिखते हैं जैंग और जाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितने क्रिस्टल क्लियर वो हैं उनके काम वैसे हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि इनसे फासला रखो। लेकिन चैन जी का कहना था कि मैं उनके लिए कोई गलत काम नहीं करता, मैं सिर्फ वहां पर अपनी जॉब कर रहा हूँ और मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अगर आप म्याओ जिंग के बारे में सोच रहे हैं तो मैं कभी भी उस पर आंच नहीं आने दूंगा, उस पर एक धब्बा भी नहीं लगेगा। अब एक दफा वो म्याओ जिंग के स्कूल के बाहर खड़ा हुआ था और यहाँ वही दुश्मन एम्प्लॉय आया हुआ था जिसे चैन जी ने निकाला था। वो उसे म्याओ जिंग के करीब देखता है तो तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर उनकी लड़ाई होती है, सीन क्रिएट होता है, म्याओ जिंग आकर उन्हें छुड़ाती है और फिर उसके बाद चैन जी वहाँ से निकल जाता है। अब एक दिन चैन जी को बार बार वही सपने आ रहे थे जो उसने मूवी में बैठकर म्याओ जिंग के साथ देखा था। और उसे वो सीन भी याद आता है कि जब उसने उसे कैरी किया था और उसने ड्रैगन हेड को टच किया था। अब वो खुद को काम डाउन करता है। एक दफा उसका फ्रेंड वो उसके पास आता है, वो कहता है आजकल मैं परेशान हूँ, क्या करूँ, मुझे अजीब बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। वो कहने लगता है इसका मतलब है तुम्हें गर्लफ्रेंड की जरूरत है, तुम कितने अरसे से अकेले हो। और उनकी यही बातें पीछे से आकर लिंडा सुन लेती है, कहती है क्या हुआ, तुम गर्लफ्रेंड तलाश कर रहे हो। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ तो तुम्हारा क्या जवाब होगा। वो तो ऑफ कोर्स यही चाहता था कि चैन जी किसी तरह रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि रिलेशनशिप को कैसे निभाते हैं। लिंडा कहती है अच्छा तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने से पहले क्यों ना हम दोनों कुछ डेट्स पर जाएं और पता चल जाएगा कि हम दोनों कंपैटिबल हैं कि नहीं। अब उन लोगों ने अम्यूजमेंट पार्क जाने का फैसला किया था सारे फ्रेंड्स ने मिलकर, और ये बात म्याओ जिंग को पता चलती है तो वो भी अच्छे से तैयार होती है। आज के दिन तो उसने लिपस्टिक भी लगाई हुई थी और चैन जी उसे देखता है तो उसका मजाक उड़ाने लगता है, तो वो तुरंत ही निकल जाती है। अब इसके बाद वो लोग पार्क में जाते हैं, बहुत सारी राइड्स लेते हैं, इकट्ठे एंजॉय करते हैं। लेकिन एक राइड में लिंडा चिपक कर चैन जी के साथ बैठी हुई थी। म्याओ जिंग को ये देखते ही बहुत जेलसी फील होती है और ये उसके फेस से भी दिखती है। अब उसे जब मौका मिलता था वो उन दोनों के दरमियान में आकर खड़ी हो जाती थी, जबकि वो और योंग इस कोशिश में थे कि किसी तरह से चैन जी को रिलेशनशिप में ले आए और लिंडा को उसकी गर्लफ्रेंड बना ले। अब जब फेरिस व्हील की राइड लेने की बात थी तो म्याओ जिंग पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह से वो चैन जी वाले केबिन में चली जाए, लेकिन वो और योंग पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसके बाद चैन जी और लिंडा को अकेले बिठा देते हैं। अब वो लोग वहां से बैठे नोटिस कर रहे थे कि किसी तरह से लिंडा और चैन जी में कोई क्लोजनेस आए। लिंडा उसके पास आकर उसके बाल ठीक कर रही थी और दूर से मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग किस कर रहे हैं। ये देखकर वो और योंग बहुत खुश होते हैं, लेकिन म्याओ जिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो तो अपना गुस्सा निकाल रही थी और उसका मुंह बना हुआ था। ये देखकर वो और योंग कहने लगते हैं ओहो हम तो भूल ही गए, कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे बीच एक किड बैठी हुई है। अब खाना खाते समय भी वो और योंग किसी न किसी तरह से लिंडा और चैन जी को एक करने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन जेलसी में म्याओ जिंग चैन जी के क्लोज हो रही थी। तो यहाँ पर लिंडा कहने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हो, क्या ये वाकई में तुम्हारी सिस्टर है। तो वो बताते हैं कि नहीं, ये इसकी रियल सिस्टर नहीं है, इनका ब्लड रिलेशन कोई भी नहीं। ऑफ कोर्स लिंडा एक गर्ल थी और वो म्याओ जिंग के एक्सप्रेशंस को और उसकी जेलसी को फील कर रही होगी। अब इतने में वो कहने लगते हैं कि ये दोनों बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, क्यों ना किसी दिन घर पर आना। म्याओ जिंग तो अपने एग्जाम्स का बहाना लगा देती है कि फिर कभी आना, और इस मौके का बो और योंग फायदा उठाते हैं और कहते हैं तो अच्छी बात है ना, तुम चैन जी की कुकिंग को ट्राई करो। म्याओ जिंग ना भी हुई, तुम दोनों अच्छा समय गुजारना। और बस घर पहुंचकर म्याओ जिंग का गुस्सा देखने वाला था। उसे रास्ते में चैन जी ने अपनी जैकेट दे दी थी। अब वो गुस्से में आकर धुली हुई जैकेट को भी वॉशिंग में फेंक देती है, और तो और अंदर से उसे एक ज्वेलरी भी दिखी थी। वो गुस्से में आती है और कहती है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं। अब नेक्स्ट डे चैन जी उसके पास आता है और कहता है तुम्हें कोई बात बुरी लगे तो मुझे तुरंत ही बता दिया करो, ये साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे पसंद नहीं। और इसके साथ ही वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया था जो कि वाकई बहुत सुंदर था।
अब इसके बाद चैन जी एक इंस्पेक्शन के लिए जाता है और ये एक साइट की इंस्पेक्शन थी। वहां पे कुछ इंजीनियर्स खड़े हुए थे जो ड्राइंग से रिलेटेड बातें कर रहे थे। जो वो गलती बताना चाह रहे थे, इंचार्ज उन चीजों को समझ नहीं रहा था। और फिर मैनेजर को यानी कि चैन जी को सारा कुछ पता चल जाता है। वो आकर उस इंचार्ज को सजा भी देता है और इसके साथ साथ उन इंजीनियर्स को सपोर्ट भी शो करता है। साथ ही साथ वो हर जगह यूनिवर्सिटीज का पता कर रहा था, इंफॉर्मेशन ले रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ही जल्द मियाओ जिंग ने भी एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी। चैन जी के दुश्मन को जब से मियाओ जिंग के स्कूल का पता चला था, तब से वो बहुत केयरफुल था। जब वो खुद नहीं पहुंच सका था तो उसने बो को भेज दिया था ताकि वो मियाओ जिंग को रात की क्लासेस के बाद पिक कर सके। लेकिन मियाओ जिंग को लगता है कि लिंडा के साथ किसी काम पर गया होगा, तो वो गुस्से में आ जाती है और बो के साथ नहीं जाती। लेकिन उधर चैन जी बेचारा तो अपने बॉस के साथ बैठा हुआ था और यहाँ बातों बातों में पता चलता है कि जैसे जाई मिस्टर जैंग को अपना भाई या फ्रेंड नहीं मानता, शायद उसके दिल में कोई खोट है। और बस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।